नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ये क्या है? ये एक बर्डन है जो लिटिगेंट होता है, उसके ऊपर होता है अपने पॉइंट्स को प्रूव करने का बर्डन। मतलब कि मैं एक केस अगर जीतना चाहती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। तो उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? वो जिम्मेदारी मेरी ही है, तो उसे हम बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। ये आपके सेक्शंस 101 से 111 में दिए हुए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के। ठीक है, अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या हो गया? ऑब्लिगेशन टू प्रूव फैक्ट्स। ठीक है, अब एक चीज़ है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ, ये दो अलग चीज़ें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का आपका क्वेश्चन भी बनता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो कभी भी शिफ्ट नहीं होता, एक ही पार्टी पे होता है, उसे अपना बर्डन जो होता है प्रूव करना पड़ता है। लेकिन जो ओनर्स होता है ये बार बार शिफ्ट होता है कि कभी ए पार्टी के ऊपर कभी दूसरी पार्टी के ऊपर बर्डन आता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या कोर्ट की केस की प्रोसीडिंग्स जो है किस लय में चल रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए जो ओनस होता है प्रूव करने का वो शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, अब हम इसे डायरेक्ट बेयर एक्ट से देखेंगे कि ये क्या कहता है। चैप्टर 7 ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, इसमें सबसे पहला आपका कौन सा सेक्शन है? बर्डन ऑफ प्रूफ। हूएवर डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट, ठीक है, विच ही असर्ट्स मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट्स एग्जिस्ट। मतलब जो चाहता है पर्सन के भाई कोर्ट मेरी फेवर में जजमेंट दे, जो वो कह रहा है उस पर, उसको उन फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ेगा। व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। अगर जब हम कहते हैं कि किसी को किसी फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन उसके ऊपर है, तब हम उसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशंस, ये इलस्ट्रेशंस बेसिकली क्यों दी होती हैं? ये इसलिए दी होती हैं ताकि आपको वो प्रोविजन अच्छे से समझ आ जाए। ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम विच ए सेज बी हैज़ कमिटेड। ठीक है, ए चाहता है कि कोर्ट जो है वो ऐसी जजमेंट दे कि जो बी है उसको पनिशमेंट मिले उस क्राइम के लिए जो ए कहता है कि बी ने किया है। तो ए को प्रूव करना तो पड़ेगा ना कि बी ने कोई क्राइम किया है, तभी तो कोर्ट जो है उसे सज़ा देगी। कि एवं ही देती जाएगी कि हाँ भाई इसने ए ने कह दिया, चलो ठीक है हम मान लेते हैं, नहीं ना। उसको कुछ फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, कुछ एविडेंसेस लाने पड़ेंगे, तब जाके कोर्ट जो है बी को पनिशमेंट देगी। और इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ आपका किस पे आ गया? ए पे, क्योंकि ए को प्रूफ लाने पड़ेंगे कोर्ट के अंदर। अब हम दूसरा सेक्शन देखते हैं 102 ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। अब किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाए करता है? द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन ईदर साइड। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर लाई करता है जो केस में हार जाएगा अगर एविडेंसेस नहीं दिए गए तो। ठीक है, अब जैसे कि क्या कहता है, ए ने सू किया बी को लैंड के लिए जो किसकी पोजीशन में है? बी की। बी ऑलरेडी एक लैंड में बैठा है, ए ने उसको सू करा कि ये लैंड मेरा है। ठीक है, कि भाई ये लैंड मुझे विल से दिया गया था। अब यहाँ पे क्या हो गया? ए को प्रूव करना पड़ेगा ना। अगर कोई भी एविडेंस नहीं आया तो जो बी है वो तो अपनी जगह पर बैठा ही था, उसका तो कोई डिस्प्यूट था ही नहीं। ए अपनी बात को अगर प्रूव नहीं कर पाता, देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए के ऊपर बर्डन था, वो प्रूव नहीं कर पाया क्योंकि कोई भी एविडेंस आया ही नहीं। बी को तो ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि पहले तो ए को प्रूव करना है ना कि ये जो लैंड है मुझे विल से दिया गया है। ए ने कुछ प्रूव ही नहीं किया तो जो बी था वुड बी एंटाइटल टू रिटेन हिज पोजेशन, क्योंकि कुछ डिस्प्यूट क्रिएट ही नहीं कर पाया, वो अपनी बात मनवा ही नहीं पाया। अगर वो मनवा पाता कि हाँ भाई ऐसा कुछ है तो बी को मौका मिलता उस विल को निगेट करने का, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए जो है ये आपका जो पोजेशन था वो बी के पास ही रह गया क्योंकि एविडेंसेस आए ही नहीं। इसमें देख रहे हो बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है? जो केस हार जाएगा अगर वो अपने एविडेंसेस नहीं देगा। ए ने बात तो बोल दी लेकिन एविडेंस नहीं दिए तो हार गया। ए की बात पूरी हुई ही नहीं, इस वजह से बी को भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम देखते हैं आपका सेक्शन 103। ये क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। जब हम एक पर्टिकुलर फैक्ट की बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि कोर्ट विश्वास करे उसकी एग्जिस्टेंस में,
तो उस चीज़ में उस बंदे के ऊपर सारा बर्डन आ जाता है जो उस पर्टिकुलर फैक्ट को कोर्ट से मनवाना चाहता है। जैसे कि ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट एंड विशेज द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। ए मस्ट प्रूव द एडमिशन। ए चाहता है कि बी के अगेंस्ट केस हो चोरी का, और चाहता है कि कोर्ट भी माने कि जो बी है उसने सी के आगे बोला कि हाँ यार मैंने ना चोरी करी है। तो ए को ये जो एडमिशन था बी का सी को कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ एडमिशन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। ये कह रहा है कि कोई ऐसा फैक्ट जो है आपको प्रूव करना पड़ेगा एविडेंस को एडमिसिबल करने के लिए। ठीक है। अब ये जैसे क्या, ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बीज डेथ। वो ए जो है वो चाहता है कि जो बी की डाइंग डिक्लेरेशन थी उसको प्रूव करना चाहता है। ठीक है। लेकिन उसकी डाइंग डिक्लेरेशन तो तभी आएगी ना जब वो बी की डेथ को प्रूव कर पाएगा। मतलब एक फैक्ट जब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो जो जिस पर डिपेंडेंट है आपको पहले उसी को ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट, कि कोई ए फैक्ट आपको प्रूव करना है ताकि आप बी फैक्ट को प्रूव कर सको। ठीक है। कोई और फैक्ट को प्रूव करने के लिए, कुछ और एविडेंस को एडमिसिबल कराने के लिए। अब आपका सेक्शन 105 हम देखते हैं। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कौन सी होगी आपकी? जनरल एक्सेप्शंस। मतलब कि अगर ए ने बी का मर्डर किया है और ये कहना चाहता है कि उस टाइम जब मैंने उसका मर्डर किया तब मैं अनसाउंड माइंड का था। ठीक है। ये वाला बर्डन किसके ऊपर आएगा? ए के ऊपर आएगा कि हाँ उस टाइम मेरा जो केस है उसको जनरल एक्सेप्शंस में आप लाओ, क्योंकि अनसाउंड माइंड का था मैं उस टाइम। क्योंकि जो मर्डर था वो तो प्रूव हो गया कि हाँ ए ने बी का मर्डर तो किया है, लेकिन किन हालातों में किया हुआ है, वो जो बर्डन है वो ए के ऊपर आता है। ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस द बर्डन, कि भाई उसका जो केस है जनरल एक्सेप्शन में आता है या कोई स्पेशल एक्सेप्शन में आता है या किसी प्रोविजो में आता है, इज अपॉन हिम एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। और जो कोर्ट है उसके प्रूव करने का वेट करेगी, नहीं तो कोर्ट क्या है? शैल प्रिज्यूम। कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि ऐसे कोई भी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे जब तक कि वो एक्यूज्ड उस बात को प्रूव ना कर दे। ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर alleges दैट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए के ऊपर सारा बर्डन आ जाता है कि उसने जब मर्डर किया उसको होश नहीं था। अब हम एक ये केस देखते हैं, दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये क्या कहता है कि जो जनरल बर्डन होता है वो तो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होता है, जो शिफ्ट नहीं होता कि भाई प्रोसिक्यूशन को तो अपना काम करना ही है, उसे तो क्राइम प्रूव करना ही है कि किसी एक्यूज ने किया है। लेकिन जो स्पेशल बर्डन होता है ना, स्पेशल बर्डन क्या कि भाई मेरा केस जनरल एक्सेप्शन में आता है या स्पेशल प्रोविजन में आता है, वो किसके ऊपर होता है? एक्यूज्ड के ऊपर होता है अंडर सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। अब दूसरा एक केस देखते हैं, रविंद्रनाथ कुमार डे वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये क्या कहता है? एक्यूज्ड को ना प्रोसिक्यूशन की तरह अपना केस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, बस जरा सा प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ की तरह होता है। मतलब थोड़ा बहुत अपना उसे ना जज के दिमाग में शक पैदा करना होता है कि जो प्रोसिक्यूशन कह रहा है शायद एक दूसरा वर्जन भी हो सकता है, जो वो कह रहे हैं वो शायद गलत भी हो सकता है। ठीक है। क्रिएट अ डाउट इन द माइंड ऑफ द कोर्ट अबाउट प्रोसिक्यूशंस केस। ठीक है। कि भाई उसमें उससे उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रोसिक्यूशन था वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपने केस को प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि दो वर्जन समझ में आ रहे थे, इसलिए एक्यूज जो होगा बाइज्जत बरी हो जाएगा। क्योंकि क्या टेंडेंसी होती है, हम ऐसा ही काम करते हैं जो एक्यूज्ड की फेवर में आए, अगर कोई ऐसा डाउट क्रिएट होता है तो ठीक है। अब हम आपके वापस सेक्शंस पर आ गए। सेक्शन 106, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट इज स्पेशली विद इन नॉलेज। मतलब ऐसे फैक्ट्स को प्रूव करना जो कि उस पर्सन की ही नॉलेज में होगा,
ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। ठीक है, अब जैसे इसका इलस्ट्रेशन क्या है, ए इज चार्ज विथ ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट, मतलब ए जो है उसको बिना टिकट के घूमने की वो मतलब उस पर चार्ज लगे हैं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम, कि भाई नहीं नहीं मेरे पास उस टाइम टिकट थी, देखो मैंने आपसे टिकट ली थी, मैंने ऐसे मान लो पेटीएम किया है या कुछ भी, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें होगी, तो वो प्रूव करना कि मेरे पास टिकट थी उस पर्सन के ऊपर है जिसके ऊपर चार्ज लगे हैं कि उसने टिकट के बिना ट्रैवल किया, मतलब क्योंकि वो सिर्फ उसी की ही नॉलेज में है, स्पेशली विद इन नॉलेज, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे हो गया, उसी पर्सन पे जिसकी नॉलेज में होगा। अब है आपका सेक्शन 107 और 108, ये दोनों बेसिकली डेथ और लाइफ के ऊपर है कि कब हम मानेंगे एक पर्सन अलाइव है और कब हम मानेंगे एक पर्सन डेड हो चुका है। अब ये 107 क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स, इसमें 30 ईयर्स का प्रोविज़न है, इसमें ये 7 ईयर्स का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं है ये जो नीचे आते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि ये जो टर्म्स होती हैं जैसे 30 ईयर्स और 7 ईयर्स ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि भाई वेदर अ मैन इज़ अलाइव और डेड एंड इट इज़ शोन दैट ही वॉज अलाइव विद इन 30 ईयर्स, और ऐसे शो किया जाए कि भाई 30 सालों में वो जिंदा था। द बर्डन ऑफ प्रूफ कि भाई वो डेड है इज़ ऑन द पर्सन जो कहता है कि वो डेड है, मतलब कि अगर 30 सालों में पीछे के हम दिखाते हैं कि एक पर्सन जिंदा था लेकिन एकदम से कोई और आके कहता है नहीं नहीं वो तो मर चुका है, तो जो वो कह रहा है कि मर चुका है उसके ऊपर बर्डन आ जाता है कि प्रूव कर कि वो मर चुका है। ठीक है, ये आपका 30 ईयर्स का प्रोविजन है। अब ये आपका आता है कि अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ 7 ईयर्स, ये तो हमने बहुत कॉमन कई बार सुना है कि 7 साल तक अगर एक बंदा दिखता नहीं है, सुनाई नहीं दिया जाता, तो हम उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। ठीक है, कि भाई अगर 7 साल तक उन लोगों ने नहीं सुना, नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम, जो कि मतलब घर के लोग होते हैं, मियाँ बीबी बच्चे, जो हमेशा सुनते कि अगर वो ज़िंदा होते, तो अगर उन लोगों ने नहीं सुना कि भाई वो 7 साल तक ज़िंदा नहीं है, तो हम मानेंगे कि वो मर चुका है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं वो तो ज़िंदा है, तो उस पर्सन के ऊपर बर्डन चला जाएगा जो कहता है कि वो ज़िंदा है, क्योंकि हालातों के हिसाब से तो 7 साल से उसको सुना नहीं, जाना नहीं उसके घर वालों ने, तो हम यही मानेंगे कि वो मर चुका है। लेकिन एकदम से कोई नहीं नहीं मैंने ना उसे कल ना नदी के पास ना नहाते हुए देखा था, तो जिस बंदे ने बोला ऐसा कि मैंने देखा था, बर्डन उसके ऊपर आ जाता है प्रूव करने का कि वो बंदा ज़िंदा है, नहीं तो 7 साल में हम मान लेते हैं कि वो बंदा मर चुका है। ठीक है, अब ये आपका सेक्शन 109, ये है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ये किस किस के बारे में, किस किस के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि अगर इनके रिलेशन के बारे में बात हो रही है तो हम यही मानेंगे कि वो इसी रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड और हैव सीज टू स्टैंड टू ईच अदर इज़ ऑन द पर्सन हु अफर्म्स दैट। हम तो यही मानते हैं कि अगर वो जो है उनका रिलेशन पार्टनर्स की तरह ही है या लैंडलॉर्ड टेनेंट की है, कि वो वैसे ही जी रहे हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन कहता है नहीं नहीं अब तो पार्टनरशिप ख़त्म होगी, नहीं नहीं उसने तो घर दूसरा किराए पे ले लिया, तो जो पर्सन कह रहा है ऐसा हो गया है, सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए हैं, तो उस पर्सन के ऊपर ही बर्डन आ जाता है प्रूव करने का कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, नया रिलेशनशिप बन चुका है। अब आपका सेक्शन है 110, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। ठीक है, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ओनर ऑफ एनीथिंग, जिसकी वो पोजेशन में है। ठीक है, दिखाना है कि ये जो मैं पोजेशन में हूँ उसका मैं ओनर हूँ। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज़ नॉट द ओनर इज़ द पर्सन हु अफर्म्स दैट ही इज़ नॉट द ओनर। हम जनरली ये कंसीडर करते हैं कि जिसके पास पोजेशन होती है ज़्यादातर ना वही ओनर होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये ओनर है या नहीं, जिसकी पोजेशन है, जिसके पास पोजेशन है, तो जो बंदा कहता है कि ये ओनर नहीं है उस बंदे के ऊपर बर्डन आ जाता है प्रूव करने का कि ये ओनर नहीं है। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट है सेक्शन 111। ये क्या कहता है, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। मतलब जब एक पार्टी दूसरे के एक्टिव कॉन्फिडेंस में होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, उस टाइम अगर कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं
तो उसमें क्या होता है, आपको कैसे प्रूफ देना होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक्टिव कॉन्फिडेंस होगा, एक पार्टी दूसरी पार्टी का ना इजीली फ़ायदा उठाने की पोजीशन में होगी, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन, और ऐसी पोजीशन में उन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो वो जो ट्रांजैक्शन को प्रूव करने का कि भाई गुड फेथ में हुई है, हमने कोई चालबाजी नहीं की है, मैंने कोई इसका फ़ायदा नहीं उठाया, किस पर होगा, इज़ ऑन द पर्सन हु इज़ इन अ पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। अब उस बंदे के ऊपर सारा दारमदार या बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा जो असल में फ़ायदा उठाने की पोजीशन में था, ना कि जिसका फ़ायदा उठाया गया, क्योंकि जिसका फ़ायदा उठाया गया वो तो बेचारा क्या बोलेगा, लेकिन जिसने उठाया है उसको प्रूव करना पड़ेगा अगर हम किसी ट्रांजैक्शन में आए हैं कि वो सही ट्रांजैक्शन है, कोई फ़ायदा एक दूसरे का नहीं उठाया गया है। अब जैसे कि ये इलस्ट्रेशन है, द गुड फेथ ऑफ अ सेल हुई है, एक क्लाइंट ने अपना कुछ अटॉर्नी को, अपने वकील को बेचा है, ठीक है, इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉट बाय द क्लाइंट। अब एक सूट जो है क्लाइंट ने लाया, तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ इज ऑन द अटॉर्नी। अब अटॉर्नी को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने जो उससे एक सेल में कोई चीज़ खरीदी है वो गुड फेथ में खरीदी है और कोई भी गलत चीज़ नहीं खरीदी है और मैंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया है। तो ये जो होता है एक्टिव कॉन्फिडेंस में अटॉर्नी को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जो था ना वो दूसरे का फ़ायदा उठाने वाली पोजीशन में था कि मैं तेरा केस बिगाड़ दूंगा या मैं तेरा फेवर में कराऊंगा या कुछ ऐसे बंदे का इमोशनल फ़ायदा उठा के जब कुछ कर सकते हैं ना, तो उसको आप एक्टिव कॉन्फिडेंस में कह सकते हैं। अब जो आपका सेक्शन 106 था जिसमें था कि विद इन नॉलेज, ठीक है, वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस होता है, रेस इप्सा लोक्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, अ थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप जो एविडेंसेस बोलते हैं कि मतलब किसी ने अगर मर्डर किया है या कुछ ऐसे एविडेंसेस बनते हैं जो अपने आप ही कह रहे हैं कि इसी ने किया होगा या इसी की गलती होगी, तो वो जो चीज़ होती है या इसकी गलती नहीं होगी तो उसमें रेस इप्सा लोक्यूटर लगता है, अ थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, अपने आप ही बताता है कि ये सही है या गलत है या ये एविडेंस बन रहा है या नहीं है, ठीक है। ये आपका सेक्शन 106 है, रेस इप्सा लोक्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका सेक्शन 111 है, प्रूफ ऑफ गुड फेथ। इसमें क्या था, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस था, फिड्यूशरी रिलेशनशिप था उन लोगों के बीच में, भरोसे का रिलेशनशिप था, जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड में होता है, लॉयर एंड क्लाइंट में होता है, या पर्सन इन अथॉरिटी में होता है, मतलब जैसे बॉस का अपने एम्प्लॉय पे होता है। तो ऐसे ऐसे जो रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे एक पार्टी दूसरे का फ़ायदा उठा सके, वहाँ पे सेक्शन 111 आपका लगता है, ठीक है। जो अब ये ड्यूटी जो होएगी कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ को निकालने की, वो किसके ऊपर होगी, अपॉन द पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। इसमें द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज़ इनग्रेन्ड अंडर सेक्शन 111, कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होता है कि भाई हम सबको समान देखते हैं, कि जस्टिस करने के लिए जब हम प्रोविजंस लगाते हैं उसको हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी करते हैं। यहाँ पर उसने उसका फ़ायदा ना उठाया हो इसलिए हम उसी के ऊपर बर्डन डालते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।